अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीरिया के कॉन्फ्लिक्ट को टर्की के पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सीरिया में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसमें कौन कौन से ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, और स्पेशली हमारा जो फोकस होगा वो तुर्की को लेकर होगा, क्योंकि हाल ही में बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनसे तुर्की के किरदार को आसानी से देखा जा सकता है और इस कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन किया जा सकता है। टर्की, शाम, रशिया, ईरान, अमेरिका और इसराइल को अगर किसी एक बाउल के अंदर मिक्स कर दिया जाए और इसके ऊपर दाइश और कुर्दों का एक मसाला छिड़का जाए, तो जो हमारे सामने एक प्रोडक्ट तैयार होगा, जो हमारे सामने एक आमेज़ा तैयार होगा, उसको हम सीरिया का कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। क्योंकि ये तमाम ममालिक, ये तमाम ग्रुप सीरिया के कॉन्फ्लिक्ट में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और सीरिया के कॉन्फ्लिक्ट को एक बहुत ही पेचीदा मसला बना दिया गया है। मगर आज हम देखते हैं कि तुर्की का यहाँ पर क्या किरदार है, तुर्की के क्या मसाइल हैं और इन मसाइल का तुर्की पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। देखें, तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने हाल ही में CNN को इंटरव्यू देते हुए एक दावा किया है कि उन्होंने दाइश के एक कमांडर को शाम में मार डाला है। तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT अरसा दराज से दाइश के एक कमांडर अबुल हुसैन अल हुसैनी का ताक़ब कर रही थी और इसे हाल ही में शाम में ढूंढकर मारा गया है। अब सवाल ये है कि तुर्की का दाइश के साथ तनाज़ा क्या है और इस तनाज़े में कुर्दों का क्या किरदार है, जिसको हम अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कुर्द कौन है, दाइश क्या है और तुर्की का इन दोनों ग्रुप्स के साथ तनाज़ा क्या है। सबसे पहले आप ये देखें कि दाइश क्या है। देखें, दाइश ने इराक और सीरिया में जन्म लिया 2013 में। इनका लीडर अबू बकर अल बगदादी था, जिसको अमेरिका ने मार डाला। लेकिन दाइश के नज़रियात क्या थे? दरअसल दाइश पूरी दुनिया में खिलाफत कायम करना चाहती थी। ये एक सुन्नी ब्रांड ऑफ इस्लाम की बात करते हैं और ये किसी भी ग्रुप की या मुल्क की हुकूमत को मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब इनका असर और रसूख काफ़ी हद तक कम हो चुका है, लेकिन ये फिर भी सीरिया और इराक की और तुर्की की सरहद के करीब रहते हैं और वहाँ पर इनके अभी भी कुछ बाकियात मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि कुर्द कौन है। दरअसल अगर हम कुर्दों को स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें टर्की, इराक और सीरिया का मैप देखना होगा। अगर आप ये मैप देखें तो तुर्की के साउथ में यानी जनूब में इराक और शाम के दोनों मुल्क आते हैं और इसी तरह इराक और शाम के नॉर्थ में टर्की आ जाता है। अब इन तीनों ममालिक के जो आपका चौक बनता है, उस चौक के इर्द गिर्द कुर्द रहते हैं तीनों ममालिक में, यानी शाम के नॉर्थ में, टर्की के साउथ में और इराक के वेस्ट और नॉर्थ में कुर्द रहते हैं। ये कुर्द एक बहुत बड़े इलाके में रहते हैं। ये एक एथनिक ग्रुप है और ये कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखें कि टर्की का जो साउदर्न पार्ट है, इराक और सीरिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये सारा इलाका कुर्दों के ज़ेर असर है और कुर्द यहाँ पर एक कुर्दिस्तान नामी रियासत बनाना चाहते हैं, एक अलग स्टेट बनाना चाहते हैं। अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए 1978 में कुर्दों की स्टूडेंट फोर्स ने एक पार्टी बनाई, एक ग्रुप बनाया जिसका नाम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी रखा गया। इस पर कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का जो मेन हदफ था वो ये था कि किसी न किसी तरह से कुर्दिस्तान के ख्वाब को पूरा किया जाए और ये जो इलाके टर्की, इराक और सीरिया में मौजूद हैं, इन तमाम इलाकों पर मुश्तमिल एक रियासत बनाई जाए। 1978 में बनाई जाने वाली कुर्दिस्तान वर्कर पार्टी को 1980 में टर्की ने बैन कर दिया और इसके ज़ुबान को भी बैन कर दिया, यानी कुर्द ज़ुबान को भी टर्की की जानिब से बैन कर दिया गया। यहाँ तक कि कुर्दिस्तान का लफ्ज़ बोलना, पढ़ना या लिखना भी एक जुर्म करार पाया। ये सिलसिला और झड़पें तुर्की और कुर्दों के दरमियान 1980s और 1990s में चलती रही, मगर
1999 में इस ग्रुप के सदर और लीडर अब्दुल्ला अकुलान को टर्की ने कीनिया से गिरफ्तार कर लिया और अपने यहाँ एक जजीरे पर कैद कर दिया। इस तरह ये तहरीक, कुर्दिस्तान बनाने वाली तहरीक, तकरीबन दम तोड़ गई। कुर्दों के लीडर अब्दुल्ला अकुलान के गिरफ्तार होने के बाद ये तहरीक तो कमज़ोर पड़ गई और इसकी कमर तो टूट गई, मगर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अमेरिका बहादुर इराक पर 2003 में हमला कर देता है और सदर सद्दाम हुसैन की इराक में हुकूमत को गिरा दिया जाता है। इस तरह इराक के नादरन पार्ट में कुर्दों को एक दफ़ा फिर मुनज़्ज़म होने की जगह मिल जाती है और 2011 में सीरिया में सिविल वार शुरू होने से सीरिया में मौजूद कुर्द भी मुनज़्ज़म होना शुरू हो जाते हैं और इस तरह कुर्दिस्तान की तहरीक दोबारा जोर पकड़ने स्टार्ट कर देती है। इस तमाम सूरत हाल में मज़ीद पेचीदगी तब आती है जब 2013 में दाइश जन्म लेती है और वो एक खिलाफत का ऐलान करती है कि दुनिया में तमाम मुस्लिम ममालिक में एक ही खिलाफत कायम होगी और वो खिलाफत होगी दाइश की। अब 2003 की इराक अमेरिका वार, 2011 की सीरिया में मौजूद सिविल लड़ाई और दाइश के क़याम के बाद इस पूरे हिस्से में एक पॉलिटिकल डिसेबिलिटी शो होना शुरू हो जाती है और एक पॉलिटिकल गैप क्रिएट होता है जिसको फिल करने के लिए दाइश और कुर्द और तुर्की आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं। 2013 के बाद तुर्की कुर्दों और दाइश के खिलाफ तकरीबन एक किस्म की जंग शुरू कर देता है और अपने साउदर्न पार्ट यानी जनूबी तुर्की को बचाने के लिए 2019 में एक मिलिट्री ऑपरेशन भी करता है जिसे ऑपरेशन पीस स्प्रिंग का नाम दिया जाता है। इस ऑपरेशन के नतीजे में तुर्की अपने और सीरिया के दरमियान तकरीबन 30 किलोमीटर का बफर जोन कायम करता है ताकि तुर्की की सरहद महफूज रह सके। और अब 2023 में तुर्की ने दाइश के कमांडर अबू हुसैन अल हुसैनी को मारकर एक मज़ीद कामयाबी समेट ली है और वो इस पूरे रीजन में स्टेबल होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि शाम में अमेरिका, इसराइल, ईरान और रशिया का क्या किरदार है। इस तरह हम पूरे सीरिया के कॉन्फ्लिक्ट को समझने की एक कोशिश करेंगे।